हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 5वां वीडियो है। आप इससे पहले के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे और यह वंश कौन कौन से हैं? यह हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य में था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का था और जो खिलजी थे यह तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं उनमें सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का था। खिलजी वंश के शासक। खिलजी वंश में कुल 5 शासक हुए। यह हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरव शाह। इन सभी के बारे में डिटेल से हम एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी के मध्य में था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम इन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम उसके प्रारंभिक जीवन को देखेंगे। जलालुद्दीन का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था और जलालुद्दीन ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर-ए-जहांदार अर्थात शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया और बाद में समाना का सूबेदार बना था। समाना कहाँ है? पंजाब में। कैकुबान ने बुरखा खां की सलाह पर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया था। कैकुबाद ने किसकी सलाह पर जलालुद्दीन को दिल्ली बुलाया? बुरखा खां की सलाह पर। गुलाम वंश के शासक कैकुबाद ने इसे आरिज-ए-मुमालिक का पद दिया और साथ ही आहिस्ता खां की उपाधि भी दी थी। लेकिन कुछ समय बाद 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने कैमुर्स को सुल्तान घोषित कर दिया और कैमुर्स को सुल्तान घोषित करने के कुछ माह बाद कैमुर्स की हत्या कर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने 70 वर्ष की अवस्था में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलू खरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था और किलू खरी को ही अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन ने कहाँ राज्याभिषेक करवाया था? किलू खरी महल में, और किलू खरी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। किलू खरी महल कैकुबाद ने बनवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। इसी महल को बलबन का लाल महल भी कहा जाता है। जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को खान खाना, अकरली खां और कद्र खां की उपाधि दी थी। शासक बनते ही जलालुद्दीन ने अपने विजय अभियान प्रारंभ किए। 1290 ईस्वी में कड़ा मानिक के सूबेदार मलिक जद्दू ने सुल्तान मुगीउद्दीन की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। इस विद्रोह को जलालुद्दीन ने दबाया था। इस अवसर पर कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन को दी थी। कड़ा मानिकपुर के विद्रोह को किसने दबाया था? जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन की सहायता से, और इस अवसर पर कड़ा मानिक की सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन को दी। 1291 ईस्वी में इसने रणथंभौर का असफल अभियान किया था और 1292 ईस्वी में इसने मंडोर और झांग के किलों को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। दक्षिण भारत का सर्वप्रथम अभियान इसी के काल में हुआ था और यह अभियान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत का सर्वप्रथम अभियान जलालुद्दीन खिलजी के काल में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया गया था। जलालुद्दीन के काल में ही अलाउद्दीन ने 1292 ईस्वी में अपने चाचा की स्वीकृति के बाद भिलसा और देवगिरी में लूटमार की थी। 1292 ईस्वी में ही मंगल आक्रमणकारी हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला आक्रमण करता है। जलालुद्दीन खिलजी के काल में किस मंगोल आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था? अब्दुल्ला का। जलालुद्दीन ने अपने काल में अनेक नीतियां बनाई। यह दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-वक्र विभाग भी बनाया था जो कागजों की देखभाल करने के लिए बनाया गया था। जलालुद्दीन ने ईरान के धार्मिक फकीर
सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन ने किस धार्मिक फकीर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था? सीदी मौला को। अब जलालुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई असमास बेग की सहायता से 1296 ईस्वी को कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई अलमास बेग की सहायता से 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में। अपनी उदार नीति के कारण जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, व मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। अमीर खुसरो और इमामी दोनों ने जलालुद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। अब जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य में था। अलाउद्दीन के बारे में हम इन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन। अलाउद्दीन का जन्मकाल 1250 से 1275 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। अलाउद्दीन का जन्म बंगाल के वीरभूमि जिले में हुआ था। इसके बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन के पिता का नाम साहिबुद्दीन मसूद और माता का नाम कमला देवी था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने इसे अमीर ए तुजुक पद दिया था। अलाउद्दीन का जन्म वीरभूमि जिले में हुआ था और इसकी बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन के पिता का नाम साहिबुद्दीन मसूद और माता का नाम कमला देवी था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन के काल में इसे अमीर ए तुजुक पद दिया गया था। 1291 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक झन्नू के विद्रोह को दबाया था। इस कारण उसे सुल्तान ने कड़ा मानिकपुर का राज्यपाल बनाया था। 1292 ईस्वी में भिलसा में जीत के बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को अवध प्रांत भी दे दिया। भिलसा जीत के बाद सुल्तान ने अलाउद्दीन को अवध प्रांत भी दे दिया था। अलाउद्दीन ने भिलसा, चंदेरी और देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दी थी। इसके बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर शासक बना था और अपना राज्याभिषेक बलबन की राजमहल में करवाया था। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर इसे अपने सिक्कों पर लिखवाया। सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांत का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली थी। अलाउद्दीन ने विश्व विजय व एक नवीन धर्म को स्थापित करने के विचार को अपने मित्र व दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि ग्रहण की थी, किंतु खलीफा ने उसके पद की स्वीकृति लेनी नहीं समझी। अलाउद्दीन के काल में अनेक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन के काल में कुल 6 मंगोल आक्रमण हुए थे, जिसका सफलतापूर्वक सामना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पहला मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में लाहौर व पंजाब पर हुआ था। तो जलंधर के निकट उलुग खां और जफर खां के नेतृत्व में मंगोलों को बुरी तरह परास्त कर दिया गया। इसके बाद दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में सहबान पर किया गया था। जफर खां के नेतृत्व में यहाँ भी मंगोलों को परास्त कर दिया गया। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यहाँ भी जफर खां के नेतृत्व में मंगोलों को परास्त कर दिया गया। लेकिन इस आक्रमण के बीच में ही जफर खां की मृत्यु हो जाती है। चौथा मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में हुआ था। तारगी ने सीरी के किले को 2 महीने तक घेरा रखा, लेकिन उसे जीतने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इसके बाद तारगी आसपास के क्षेत्रों को लूटकर वापस चला गया। 1305 ईस्वी में अली बेग बख्त तारकक के नेतृत्व में अमरोहा पर आक्रमण हुआ था। इस युद्ध में मलिक काफूर व गाजी मलिक ने मंगोलों को परास्त किया था। और छठवां आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और
एक बालमंड के नेतृत्व में हुआ था। गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने रावी के तट पर मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया था। यह है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए 6 मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया और किलेबंदी की थी। अलाउद्दीन ने शासक बनते ही अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। अलाउद्दीन ने सबसे पहले उत्तर भारत के अभियान किए, फिर उसके बाद दक्षिण भारत का अभियान किया था। सबसे पहले हम उसके उत्तर भारत के अभियान को कवर करेंगे। अलाउद्दीन ने 1298 ईस्वी में गुजरात विजय की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात की बघेल राजा कर्ण पर विजय प्राप्त की थी। अहमदाबाद के निकट बघेल राजा कर्ण और अलाउद्दीन की सेना के बीच संघर्ष हुआ था। राजा कर्ण पराजित होकर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली थी। अलाउद्दीन के सेनापति ने कर्ण की संपत्ति और उसकी पत्नी कमला देवी को साथ लेकर वापस दिल्ली आ गया। कालांतर में अलाउद्दीन ने कमला देवी से विवाह कर उसे अपनी सबसे प्रिय रानी बताया था। इस विजय के दौरान ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दीरान में खरीदा था। गुजरात विजय के दौरान ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। इसके बाद अलाउद्दीन जैसलमेर विजय करता है। जैसलमेर विजय 1299 ईस्वी में की गई थी। कुछ घोड़े चुराने के कारण सुल्तान ने जैसलमेर के शासक दूदा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित किया था। इसके बाद वह रणथंभौर की विजय करता है। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीरदेव पर आक्रमण करके उसने विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि वहां के शासक हमीरदेव ने मंगोल नेता मोहम्मद शाह और कुहैब को अपने यहाँ शरण दी थी। इस कारण अलाउद्दीन रणथंभौर पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन ने हमीरदेव के साथी रनमल और उसके साथियों का वध करवा दिया था, जो युद्ध के समय अलाउद्दीन की सेना में मिल गए थे। और युद्ध जीतने के बाद अलाउद्दीन ने रनमल और उनके साथियों का वध करवा दिया। तारीख-ए-इलाही व हम्मीर महाकाव्य में हमीरदेव और उसके परिवार की जौहर का उल्लेख मिलता है। रणथंभौर युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को जीतने के बाद अलाउद्दीन चित्तौड़ व मेवाड़ की विजय करता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का राजा रतन सिंह था और उसकी राजधानी थी चित्तौड़गढ़। रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की मृत्यु के बाद रानी पद्मावती ने जौहर व्रत का पालन किया था। और ऐसा कहाँ लिखा गया है? ऐसा वर्णन पद्मावत महाकाव्य में किया गया है। और इस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने अकबर के काल में की थी। अलाउद्दीन ने युद्ध जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। और जब वह वापस दिल्ली आया तो यहाँ का शासन अलाउद्दीन ने खिज्र खां को सौंप दिया। इसके बाद अलाउद्दीन जालौर की विजय करता है। 1305 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में सुल्तान की सेना ने कर्णदेव को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी। फिर इसके बाद अलाउद्दीन मालवा विजय करता है। मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर अधिकार करने के लिए अलाउद्दीन ने भेजा था। अलाइन उल मुल्क ने मालवा के राजा मलकलदेव और उसके सेनापति हरनंद को युद्ध में पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन सिवाना की विजय करता है। अलाउद्दीन का वहां के परमार राजपूत शासक शीतल देव के साथ कड़ा संघर्ष हुआ था, लेकिन युद्ध में अंततः शीतल देव मारा गया और अलाउद्दीन की विजय हुई। अलाउद्दीन ने सिवाना का शासक कमालुद्दीन गुर को नियुक्त किया था। 1311 ईस्वी तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर व असम ही ऐसे भाग बचे थे जिस पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका था और ज़्यादातर क्षेत्रों पर अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया। उत्तर भारत की विजय के बाद
अलाउद्दीन दक्षिण भारत की विजय करता है। अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण भारत की विजय का मुख्य उद्देश्य धन की चाह और विजय की लालसा थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया था। दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत का मुख्य श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन को। जब जलालुद्दीन शासक था तो अलाउद्दीन ने उसके समय में देवगिरी की विजय की थी। अलाउद्दीन ने देवगिरी के विरुद्ध विजय अभियान 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन के शासनकाल में किया था। उस समय वहां के राजा रामचंद्र राय थे। अलाउद्दीन और रामचंद्र राय के बीच युद्ध होता है जिसमें रामचंद्र राय की हार होती है। रामचंद्र राय अलाउद्दीन को अपार धन देता है। इसके साथ ही एलिचपुर आय को भेजने का वादा करता है। कुछ समय बाद रामचंद्र के पुत्र शंकर देव ने इस आय को भेजना बंद कर दिया था। इस कारण अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और यहाँ से अपार धन की प्राप्ति की। मलिक काफूर वहाँ के शासक रामचंद्र राय को लेकर दिल्ली में पेश हुआ। अलाउद्दीन ने रामचंद्र राय को रामरायन की उपाधि दी और सम्मानपूर्वक अपने राज्य वापस लौटने को कहा। इसके बाद अलाउद्दीन तेलंगाना विजय 1309-10 ईस्वी में करता है। उस समय वहाँ के शासक काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्रदेव थे जिसकी राजधानी वारंगल थी। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर वारंगल के लिए रवाना हुआ। 1310 ईस्वी में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा, लेकिन बड़ी सेना को देखते हुए प्रतापरुद्रदेव ने काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। काफूर को यहाँ से अपार धन की प्राप्ति हुई और यहाँ के शासक प्रतापरुद्रदेव ने प्रतिवर्ष काफूर से वार्षिक आय भेजने का भी वादा किया था। इसके बाद अलाउद्दीन होयसल विजय करता है। होयसल के शासक वीरभल्ला तृतीय थे जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर होयसल के लिए रवाना हुआ था। 1311 ईस्वी में युद्ध के पश्चात होयसल के राजा भल्लाल देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद मलिक काफूर माबर अभियान पर जाता है। माबर अभियान में भल्लाल देव मलिक काफूर की सहायता भी करता है। अलाउद्दीन ने होयसल की राजा वीरभल्लाल तृतीय को एक खिलगट, एक मुकुट, एक छत्र और 10 लाख टंके की एक थैली भी दी थी। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद अलाउद्दीन पांच विजय करता है। पांच को माबर या मालाबार के नाम से भी जाना जाता था। पांच राज्य के शासक सुंदर पांच व वीर पांच थे। दोनों में हुए सत्ता संघर्ष में सुंदर पांच पराजित होता है तो सुंदर पांच मलिक काफूर के पास सहायता के लिए जाता है। सुंदर पांच ने मलिक काफूर की सहायता से 1311 ईस्वी में पांडवों के प्रमुख केंद्र वीरथुला पर आक्रमण किया था। आक्रमण के समय वीर पांच वहां से भाग गया था और सुंदर पांच का उस पर अधिकार हो गया था। इसके बाद 1311 ईस्वी में मलिक काफूर अपने दक्षिण भारत के विजय अभियान को पूर्ण करके दिल्ली वापस लौटता है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत करता था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की व्यवस्था का संचालन कौन करता था? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत के नीचे सहना ए मंडी अधिकारी था जो प्रत्येक बाजार का अधीक्षक था और यह बाजार का उच्चतम अधिकारी भी था। सहना ए मंडी के नीचे बरीद काम करता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था और बरीद के नीचे मुनहियान काम करते थे जो बरीद के गुप्तचारी होते थे। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्चतम अधिकारी दीवान ए रियासत था। उससे नीचे सहना ए मंडी के नीचे बरीद और मुनहियान कार्य करते थे। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहंसिब और नाजिर की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को।
अलाउद्दीन की बाजार प्रणाली दो सिद्धांत पर आधारित थी। पहला सिद्धांत यह है कि उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना, और दूसरा बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना हो यह देखते रहना। सुल्तान ने अपने समय में 4 प्रकार की बाजार गठित किए थे। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए थे। यह कौन कौन से हैं? यह है मंडी, दूसरा है सराय अदल, तीसरा है पशुओं का बाजार और चौथा है सामान्य बाजार। मंडी यह अनाज का बाजार था। मंडी यह अनाज का बाजार था और इससे संबंधित 8 अधिनियम या जब्ता बनाए गए थे। इन 8 अधिनियम में पहला अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत अनाजों का मूल्य निर्धारित किया गया था और इस मंडी को नियंत्रित करने का कार्य सहना-ए मंडी अधिकारी करता था। दूसरी प्रकार का बाजार है सराय अदल। इससे संबंधित 5 अधिनियम बनाए गए थे और यहाँ कपड़े, मेवे और जड़ी बूटी का बाजार था। तीसरी प्रकार का बाजार है पशुओं का बाजार। इस बाजार के लिए सामान्य नियम बनाए गए थे। और चौथा बाजार है सामान्य बाजार। यहाँ वस्तुओं का मूल्य उत्पादन मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया था। यह थे अलाउद्दीन के समय 4 प्रकार की बाजार। अब हम अलाउद्दीन के समय की सैनिक व्यवस्था को देखेंगे। अलाउद्दीन ने घोड़ों पर दागने और सैनिकों पर हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ करवाया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ करवाई थी। स्थायी सेना को गठित करने वाला सुल्तान, पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन। स्थायी सेना को गठित करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन था। सैनिक जानकारी व देखभाल के लिए अलाउद्दीन ने दीवान-ए-आरिज विभाग की स्थापना की थी। सैनिक जानकारी व देखभाल के लिए अलाउद्दीन ने दीवान-ए-आरिज विभाग की स्थापना की। अब हम अलाउद्दीन की कर व्यवस्था को देखेंगे। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। कर व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अलाउद्दीन ने दीवाने मुक्त खराज विभाग की स्थापना की थी और यह विभाग राजस्व अधिकारियों की जांच करता था। कर व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अलाउद्दीन ने दीवाने मुक्त खराज विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर उसकी वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने भूमि के एक बिस्वा को एक इकाई माना था। अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश के लिए किसे इकाई माना था? बिस्वा को। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, चराई कर और चरी कर लगाए थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और चरी कर घरों व झोपड़ी पर लगाया जाता था। उस समय जजिया कर केवल गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ज़कात कर केवल मुसलमानों से लिया जाता था, जो उनकी आय का 1/40वां भाग होता था। खुम्स कर लूटे हुए धन पर लगाया जाता था। खुम्स कर में राज्य का हिस्सा उस समय 4/5 था और सैनिकों का हिस्सा 1/5 था। अब हम अलाउद्दीन की न्याय व्यवस्था को देखेंगे। उस समय सभी सुल्तानों की तरह अलाउद्दीन भी न्याय का सर्वोच्चतम अधिकारी था। सुल्तान के बाद सद्र अर्थात काजी उल क़ियाद सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सद्र ए जहां या काजी उल क़ियाद, जिसके नीचे नायाब अदलकार करते थे और उनकी सहायता मुफ्ती करते थे। पुलिस विभाग को सुधारने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान-ए-रियासत विभाग की स्थापना की थी और यह व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करने का कार्य करते थे। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी उस समय कोतवाल होता था और सहना व दंडाधिकारी भी पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी थे। मुसम्मिक एक सेंसर अधिकारी होता था जो जन सामान्य के आचार की रक्षा व देखभाल करता था। अलाउद्दीन द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी वरीद-ए-मुमालिक होता था। अलाउद्दीन के समय गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? वरीद-ए-मुमालिक। उसके नियंत्रण में उनके वरीद संदेश वाहक कार्य करते थे और वरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाता को मुन्ही कहा जाता था। अब हम अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था।
अपने पूर्वकालीन सुल्तानों की तरह अलाउद्दीन के पास भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्तियाँ थीं। वह अपने को धरती पर ईश्वर का नायक होने का दावा करता था। उसने अपने को हमेशा उलेमाओं के आदेश से अलग रखा था। अलाउद्दीन के समय में प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए 5 महत्वपूर्ण मंत्री थे, जो प्रशासन के कार्यों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अलाउद्दीन के समय में 5 महत्वपूर्ण मंत्री थे और उससे संबंधित विभाग कौन कौन से हैं? यह हैं दीवान ए आरिज, दीवान ए वजारत, दीवान ए इंसा, दीवान ए रसालत और दीवान ए रियासत। दीवान ए आरिज विभाग का प्रमुख वजीर था। दीवान ए वजारत विभाग का प्रमुख आरिज ए मुबालिक था, जो सैनिकों से संबंधित कार्य को देखता था। दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख दबीर ए खास था। दीवान ए रसालत यह विदेशी मामलों का विभाग था और दीवान ए रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करता था। यह थे अलाउद्दीन के समय में 5 प्रमुख विभाग और उससे संबंधित मंत्री। अलाउद्दीन के समय में अनेक विद्रोह भी हुए, जैसे 1301 ईस्वी में अखत खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, जिसे अलाउद्दीन ने सफलतापूर्वक दबा दिया। इसके अलावा उमर खां और मंगू के विद्रोह को भी अलाउद्दीन ने सफलतापूर्वक दबा दिया और हाजी मौला के विद्रोह को भी अलाउद्दीन ने दबा दिया। यह थे अलाउद्दीन के समय में विद्रोह। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर 4 अध्यादेश जारी किए थे और यह 4 अध्यादेश कौन हैं? पहला अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार, पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर अधिक कर लगा दिया, जिससे उनके पास धन का अभाव हो गया। दूसरा अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर वरीद एवं मुहंसिब की नियुक्ति की थी। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मद निषेध, भांग खाने और जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। और चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों की आपस में मेलजोल, सार्वजनिक समारोह और वैवाहिक संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह थे अलाउद्दीन द्वारा जारी किए गए 4 अध्यादेश। अब हम अलाउद्दीन के दरबारी कवि को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे कवि रहते थे। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हुसन, और इसे तुतिये ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में। यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था और सितार व तबले की आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। यह सभी आपको अमीर खुसरो के बारे में याद रखना है। अलाउद्दीन के दरबार के प्रमुख कवि अमीर खुसरो व हसन निजामी थे। अब हम अलाउद्दीन के समय की स्थापत्य कला को देखेंगे। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कुतुब मीनार के पास दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन ने इसके अलावा दिल्ली में जमात खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जलोधर रोग के कारण 1316 ईस्वी में हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? जलोधर रोग के कारण 1316 ईस्वी में। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी शासक बनता है, जिसका शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष के लिए था। यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। यह मलिक काफूर के संरक्षण में कुछ समय के लिए शासक बनता है। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र का को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने 5-6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात काफूर ने शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। लगभग
35 दिनों की सत्ता उपभोग के बाद काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने कर दी थी। काफूर की हत्या के बाद वह स्वयं सुल्तान का संग रक्षक बन गया और बाद में उसने शिहाबुद्दीन को अंधा करवाकर कैद करवा दिया। मुबारक खिलजी ने काफूर की हत्या के बाद स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और बाद में उसने शिहाबुद्दीन को अंधा करवाकर कैद करवा दिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी के मध्य में था। यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। इसने अपने शासनकाल में गुजरात के सूबेदार जफर खां के विद्रोह को दबाया था। इसने देवगिरी के शासक हरगोपाल देव के विद्रोह को भी दबाया था। इन विजयों के बाद मुबारक खिलजी का दिमाग फिर गया था और वह सारा समय सुरा व सुंदरियों में बिताने लगा था। बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ऐसा कथन बरनी का था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दंड व्यवस्था व बाजार नियंत्रण प्रणाली आदि को भी समाप्त कर दिया और जो कठोर कानून बनाए गए थे उन्हें समाप्त करवा दिया। मुबारक शाह खिलजी ने अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल्लाह की उपाधि भी धारण की थी और उसने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और पृथ्वी की अधिपति का खलीफा घोषित किया था। कुछ समय बाद मुबारक की वजीर नासिरुद्दीन खुसरो शाह अर्थात खुसरो शाह 1320 को उसकी हत्या कर देता है और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और खुसरो शाह ने उसकी हत्या कर पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको याद रखना है। इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी के 20 ईस्वी में था। यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने हिंदू प्रभुत्व की स्थापना करनी चाहिए व पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की। हिंदू धर्म को महत्व देने के कारण यह मुसलमानों में अप्रिय हो गया और उसकी विरोधियों की संख्या इस कारण बढ़ने लगी। गाजी मलिक तुगलक ने, जो दीपालपुर का सूबेदार था, अनेक अमीरों के साथ लेकर खुसरो शाह के विरुद्ध कूच कर दिया। 1320 ईस्वी में गाजी मलिक और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें खुसरो शाह पराजित होता है और गाजी मलिक जीत जाता है। 1320 ईस्वी को अमीरों और सरदारों की सहायता से गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इस प्रकार महान खिलजी वंश का पतन और तुगलक वंश का उदय हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।